जय हिंद दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जीएससी भोले में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, अभी तक मेरे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो ये सारा प्रश्न हम एक इसके पिछले वीडियो में भी किए थे, तो शायद आपको याद भी होगा। तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अंत में अपना टोटल स्कोर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न को हम पहले भी कर चुके हैं, तो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे इसको। तो कह रहा है कि किस दर्पण का जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक लिया जाता है। तो हम जानते हैं ऑलरेडी पहले से ही क्या होता है, अवतल अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात की जाए तो वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरा प्रश्न है, पर लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो ये भी प्रश्न हम लोग किए थे। एफ बराबर क्या होता है, R/2। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हम नहीं किए थे। तो कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। निम्न में से किस माध्यम का किस निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए दिया हवा, बी दिया है जल, सी दिया है शीशा और डी दिया है हीरा। तो चलिए, इसमें से आपका जो सही जवाब है ऑप्शन हो जाएगा हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगर कम पूछा जाए तो हवा कह सकते हैं, अधिक पूछा जाए तो हीरा बता देना, यानी कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 भी हम कर चुके थे। और सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का अल्पतम दूरी, अल्पतम मतलब न्यूनतम दूरी कितना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है 25 मीटर। यहाँ बी जो है इसको सेमी हम बना लेते हैं, ठीक है, 25 सेमी। और सी दिया है 25 mm यानी कि मिलीमीटर। और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा 25 सेमी। हम बता भी दिए हैं पिछले वीडियो में कि जब दूरी पूछा जाएगा तो अनंत बताना है, ठीक है। अगर स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होता है तो हम क्या बताएंगे, अनंत होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और एक श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, ठीक है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए दिया है बैगनी, बी दिया है लाल, सी दिया है सॉरी बी दिया है नीला, सी दिया है लाल और डी दिया है पीला। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा लाल। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगर ज्यादा पूछेगा तो बैगनी बता देना है, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसके बाद से। प्रश्न नंबर 6। कर निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यानी कि इसको दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है, ये भी प्रश्न हम किए थे, हम बताए भी थे कि बीमारी देख लेना है कि इतना अक्षर वाला है। तो 3 अक्षर वाला बीमारी है तो 4 अक्षर ले रहा है, 2 भी अक्षर बीमारी होगा तो 3 अक्षर के लिए। तो अवतल लेंस हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब ये आते हैं 7 नंबर। कह रहा है वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। ऑप्शन ए दिया है चालक की लंबाई पे, बी दिया है चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे, सी दिया है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और डी दिया है इनमें से सभी। हम पढ़ चुके हैं, यानी कि जो वैद्युत प्रतिरोधकता होता है वह चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इसके नजरिए से देखा जाए तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, सभी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से हम देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर प्रश्न क्या होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछा है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है वाट, बी दिया है वाट पर घंटा, सी दिया है यूनिट और डी दिया है ओम। इसमें जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा वाट। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। और 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। ऑप्शन ए दिया है 3.6 × 10⁻⁴ जूल, बी दिया है 3.6 × 10⁻⁴ जूल और सी दिया है 3.6 × 10⁻⁵ जूल और डी दिया है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो चलिए, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁴ जूल, ठीक है। अगर 1 किलोवाट घंटा बराबर पूछा जाता है तो यही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमको असत्य कथन इसमें से चुनना है। ऑप्शन ए कह रहा है विद्युत जनित्र वैद्युत
देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो ठीक है, 10 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं यानी कि असत्य कथन को हमें चुनना है। ऑप्शन ए दिया है, विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, तो ये बात एकदम सही है। बी कह रहा है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है चुंबकीय बल रेखा परस्पर नहीं काटती है, ये भी सही है। डी हरे विद्युत रोधक रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है, यह बिल्कुल गलत है। यानी कि ये हरे रंग का नहीं होता है, किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमको गलत चुनना था तो गलत हो गया। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। ऑप्शन ए है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, बी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशाओं रेखाओं की दिशा क्या होती है। ऑप्शन ए है उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ठीक है, तो ये तो सही बात है, ऑप्शन ए ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा दिया है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, तो गलत बात है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित नहीं होती, ये भी गलत बात है। डी इनमें से कोई नहीं, तो जो हमारा पहला आंसर था वही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए दिया यूरेनियम, बी दिया है सोडियम, सी दिया है कार्बन, डी दिया है इनमें से सभी। तो नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो यूरेनियम हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र अणु सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए है CaOH2, ऑप्शन बी है CaO, ऑप्शन सी है CaCO3, ऑप्शन डी है CaOHCO3H2। तो आपका जो सही जवाब है उसमें से वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि CaO, ऑप्शन हमारा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। ऑप्शन ए दिया है ऑक्सीजन, बी दिया है हाइड्रोजन, सी दिया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, और डी दिया है ओजोन। तो जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए दिया है NaHCO3, बी है Na2CO3 10H2O, सी है CaOH2, डी है CaCO3। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा NaHCO3, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। और निम्न सॉरी कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ये भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि अम्ल वाला। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान है, ऑप्शन ए दिया है 7, बी दिया है 8, सी दिया है 9 और डी दिया है 10.5। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 10.5, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। 19 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा धातु चमकीला होता है। ऑप्शन ए दिया आयोडीन, बी दिया है सल्फर, सी दिया है ब्रोमीन और डी दिया है सेलेनियम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से 20 नंबर प्रश्न। तो 20 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम Al, बी है Na सोडियम, सी है Ca कैल्शियम, डी है Mg मैग्नीशियम। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सोडियम। इसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, सोडियम होता है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 21 नंबर का ऑक्सीजन परमाणु के बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया है 2, बी दिया है 6, सी दिया है 3 और डी दिया है 4। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना जानते हैं, ऑक्सीजन होता है O8 होता है ना, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6। ठीक है, सॉरी 2 कितना हुआ, 2 2 4 और 4, यहाँ 4 हो जाएगा। बरातम कक्ष यही ना इसका है, बरातम 2 और 4 कितना 6, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 हो जाएगा इसमें। ठीक है,
हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो कह रहा है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ऑप्शन ए है कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी है एल्डिहाइड, सी है कीटोन, डी है अल्कोहल। आपका जो सही जवाब है इसमें से वो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 23 नंबर, और नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। ऑप्शन ए एक अबंध, बी द्विअबंध, सी त्रिअबंध, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा त्रिअबंध। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन ए दिया है CnH2n+2, बी दिया है CnH2n, सी दिया है CnH2n-1 और डी दिया है CnH2n-2। तो आपका सही जवाब हो जाएगा CnH2n-2। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो करके आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। आपका ऑप्शन ए है 7, बी है 8, सी है 9 और डी है 18। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा इसमें से आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या हो जाएगी हमारा 7। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से अगर वर्ग पूछा तो 18 होता है। ठीक ना, ध्यान में रखना इस बात को। 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए दिया परमाणु का साइज बढ़ता है, बी दिया परमाणु का साइज घटता है, सी दिया परमाणु का साइज अपरिवर्तित रहता है, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा परमाणु का साइज बढ़ता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। ऑप्शन ए है पेप्सिन, बी है ट्रिप्सिन, सी है लाइपेज और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा लाइपेज। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 28 नंबर कर सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। ऑप्शन ए है 80 mm, बी है 100 mm, सी है 120 mm और डी है 130 mm। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 120 mm। ऑप्शन हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। वैसे तो होता है 120/80। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 120 mm आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। तो 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। ऑप्शन ए है जाइलम द्वारा, बी है फ्लोएम द्वारा, सी है रंध्र द्वारा, डी है इनमें से सभी। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा फ्लोएम। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है गेहूं, बी है गुलाब, सी है धान और डी है इनमें सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा गुलाब। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि काला ज्वर बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम, बी है लेशमानिया, सी है अमीबा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा लेशमानिया। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है। ऑप्शन ए है गुलाब पुष्प, बी है लौकी पुष्प, सी है पपीता पुष्प पुष्प और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुलाब पुष्प। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। ऑप्शन ए आंखों में, बी नाकों में, सी कानों में, डी इनमें से सभी में। तो ऑप्शन सॉरी आपका सही जवाब हो जाएगा नाकों में। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है। ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क से, बी है मेंडुला से, सी है प्रांस से
और डी है अनुमस्तिष्क से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। 35 नंबर, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, इसको पिट्यूटरी ग्रंथि समझ लेना है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। बी है अबटू ग्रंथि, सी है अधिवृक्क से, और डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सही आंसर, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि लिख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर, और आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए है मेंडल, बी है चार्ल्स डार्विन, सी है जगदीश चंद्र बोस, सी डी है इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा मेंडल, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्टीरियो में लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई तथा एक्स एक्स दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा एक्स एक्स, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। अगर गुण सूत्रों की संख्या पूछा जाएगा तो बोल देना है 46 जोड़ा होता है, यानी सॉरी 23 जोड़ा होता है, यानी कि 46 होते हैं, ठीक है, जिसमें से 22 जोड़ा सेम होते हैं और 23वां जो जोड़ा होता है वो भिन्न होता है स्त्री और पुरुष में, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय कचरा है। ऑप्शन ए दिया है प्लास्टिक, बी दिया है थर्मोकोल, सी दिया है पॉलिथीन, डी दिया है टिश्यू पेपर। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा प्लास्टिक, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न, आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 40 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए कम उपयोग, बी है पुनः चक्रण, सी है पुनः उपयोग, डी है इनमें से सभी। तो सबसे सटीक आंसर इसका हो जाएगा कम उपयोग, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 41 नंबर प्रश्न का रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है फैराडे ने, बी है मैक्सवेल ने, सी है एम्पियर ने, डी है फ्लेमिंग ने। आपका सही जवाब हो जाएगा फैराडे, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए दिया है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी दिया है प्रेरित विद्युत पर, सी दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, और डी दिया है प्रेरित चुंबकत्व पर। आपका सही जवाब हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है कोयला से प्राप्त ऊर्जा, डी है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। आपका सही जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न पे। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन ए दिया है जीवाश्म ईंधन, बी दिया है सौर ऊर्जा, सी दिया है पवन ऊर्जा, डी दिया है विद्युत ऊर्जा। तो अनवीकरणीय बोलेगा तो जो समाप्त हो जाए, फिर दोबारा उसको हम पा नहीं सकते हैं, तो वह जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से 45 नंबर प्रश्न। तो 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तम ईंधन है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है लकड़ी, सी है पेट्रोलियम, डी है जैव गैस। आपका सही जवाब हो जाएगा लकड़ी, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। 46 नंबर कह रहा है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। ऑप्शन ए दिया है CO2, बी दिया है N2, डी दिया है H2, और डी सॉरी सी दिया है H2, डी दिया है SO4। आपका सही जवाब है H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनता है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 47 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है देखते हैं। अरे कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व हो सकता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, यानी कि CA, बी कार्बन, सी सिलिकॉन Si, और डी आयरन Fe। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 48 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है
कि निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। ऑप्शन ए दिया है NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O। बी दिया है NH4CNO एरो H2NCO NH2 और सी दिया है 2KClO3 एरो 2KCl प्लस 3O2 और डी दिया है H2 प्लस I3 एरो 2HI। तो हमसे पूछा गया अपघटन अभिक्रिया, तो जो अपघटन अभिक्रिया हमारा है इसमें तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न। तो 49 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। तो ऑप्शन ए दिया है HCl, बी दिया है NaOH, सी दिया है K2SO4 और डी दिया है NH4OH। आपका सही जवाब हो जाएगा K2SO4, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है किस लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। यानी किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ऑप्शन ए दिया FeO, बी दिया Fe2O3, सी दिया Fe3O4, डी दिया FeS। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा Fe3O4, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 51 नंबर, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। ऑप्शन ए दिया है 6.0 से 6.8, बी दिया है 7.0 से 7.8, सी दिया है 2.1 से 3.8 और डी दिया है 5.1 से 5.8। हमारा सही जवाब हो जाएगा 7.0 से 7.8, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट या 12 कैरेट। तो 24 कैरेट का होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा 53 नंबर है। तो 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। अधातु बोला है, ठीक है। अभी इस तरह का प्रश्न किए थे पीछे भी, ब्रोमीन ऑप्शन हमारा सही जवाब। अगर वही धातु कह देता तो पारा हो जाता, ठीक है। अधातु का है तो ब्रोमीन। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है सोल्डर, बी दिया है स्टील, सी दिया है गन मेटल और डी दिया है उपधातु। तो इसको सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। 55 नंबर, इथाइन अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइन अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, ऑप्शन ए दिया है CH3OH, बी है C2H5OH, सी है C2H6OH और डी है C2H2OH। आपका सही जवाब हो जाएगा C2H5OH, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न। तो 56 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए है CH4, बी है C2H4, सी है C6H6 और डी है C3H8। तो चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा C6H6, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 57 नंबर, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं। ऑप्शन ए दिया है CH4, बी दिया है C2H6 और सी दिया है C3H4 और डी दिया है C3H8। आपका सही जवाब हो जाएगा C3H4, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 58 नंबर प्रश्न, अरे आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है वर्ग, बी है आवर्त, सी है अपरूप, डी है इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग कहते हैं, जब उदग्र स्तंभ है तो उसको वर्ग कहेंगे, क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर। तो 59 नंबर प्रश्न कर आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय धातु या मिश्र धातु। तो क्षारीय धातु, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 60 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन यानी कि H, बी है हीलियम He, सी है कार्बन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और डी है क्लोरीन Cl2, ठीक है।
आपका सही जवाब हो जाएगा शून्य समूह यानी कि हीलियम। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 61 नंबर, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए तंत्र को कहते हैं। उस तंत्र को क्या कहते हैं हम? ऑप्शन ए दिया पाचन तंत्र, बी दिया है तंत्रिका तंत्र, सी दिया है परिसंचरण तंत्र और डी दिया है उत्सर्जन तंत्र। आपका सही जवाब हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 62 नंबर, कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकलता है? ऑप्शन ए है पुनरावेशण द्वारा, पुनरावशोषण द्वारा, बी है निस्यंदन द्वारा, सी है अस्तर द्वारा, डी है अपोहन द्वारा। तो अपोहन द्वारा ऑप्शन बी डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की सबसे लंबी ग्रंथि है, यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, जिसको यकृत भी कहते हैं। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न। तो 64 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ऑप्शन ए घेंघा समझ, जो गर्दन फूल जाता है उसको घेंघा रोग भी कहते हैं, या ग्वाइटर ग्वाइटर भी कहते हैं इसको। ठीक, ऑप्शन ए दिया है चीनी की कमी से, बी दिया है आयोडीन की कमी से, सी दिया है रक्त की कमी से और डी दिया है मोटापा से। आपका सही जवाब हो जाएगा आयोडीन की कमी से। ऑप्शन डी, यानी कि घेंघा रोग किस कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रा में, बी है मटर में, सी है शैवाल में, डी है प्लाज्मोडियम में। आपका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रा में। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 66 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन ए है पारगम्य, बी है अपारगम्य, सी है अर्धपारगम्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो वो अर्धपारगम्य, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 67 नंबर का है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए दिया है जोनस सेन, बी है लमार्क, डी है मेंडल और सी है मेंडल, डी है ग्रिफिथ। आपका सही जवाब हो जाएगा जॉनसन। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे है क्वेश्चन 68 नंबर, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं मादा एनोफिलिस, यानी मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनोफिलिस के काटने से होता है। ये भी याद रखना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन जाएगा। तो किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है साफ जल में, बी है गंदा जल में, सी है मीठा जल में, डी है इनमें सभी में। तो गंदा जल में, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 69 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ऑप्शन ए दिया है सूखे घास पत्ते, बी पॉलिथीन गैस, सी रबड़ और डी प्लास्टिक की बोतलें। इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका सूखे घास पत्ते। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 70 नंबर, हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए दिया है उत्पादक, बी दिया है अपघटक और सी दिया है उपभोक्ता और जो डी है वो दिया है आहार श्रृंखला। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा उत्पादक। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन ए है वास्तविक होता है, बी काल्पनिक होता है, सी कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, 72 नंबर, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण से या समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से या सब प्रकार के दर्पण से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण से। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है या तिरछा होता है या औंधा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो एक प्रश्न यहाँ से और भी आएगा कि उत्तल दर्पण जो होता है वह कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है। अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी यानी कि काल्पनिक और आभासी वास्तविक दोनों बनाता है। आभासी को हम काल्पनिक भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 74 नंबर। तो 74 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया
जाता है किसके द्वारा? नहीं कि ऑप्शन ए है पुतली द्वारा, बी है दृष्टिपटल द्वारा, सी है पक्षमाभी द्वारा और डी है परितारिका द्वारा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पक्षमाभी द्वारा, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए इसके बाद से हम बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 75। तो 75 नंबर प्रश्न क्या कहता है इसको देखा जाए। तो 75 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग किरण का झुकाव अधिक होता है? ऑप्शन ए है लाल, बी है हरा, सी है बैगनी। आपका सही जवाब हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग का झुकाव अधिक होता है, लाल रंग का कम होता है। 76 नंबर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए है कांच की सिल्ली, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल लेंस और डी है प्रिज्म। आपका सही जवाब हो जाएगा प्रिज्म, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न पे, ठीक है। तो जो 77 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं 250 वोल्ट दिया है और 100 वाट दिया है, ठीक है। तो 250 में क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर लेते हैं, कटा यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट कितना आ गया 5। आंसर हमारा हो जाएगा कितना 2.5 एम्पियर। विद्युत धारा कैसे मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है, तो एम्पियर में आंसर हमारा हो जाएगा 2.5। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है देख सकते हैं 78 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, इसमें कौन सा गतिशील कण होते हैं? तो आपके सामने आंसर आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए है परमाणु, बी है आयन, सी है प्रोटॉन और डी है इलेक्ट्रॉन। तो आपको चूज कर लेना है इसमें से कौन सा ही जवाब होगा आपका। तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है 79 यानी कि 89 नंबर। अरे किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 100 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा अनुभव शक्ति कितनी होगी? यानी शक्ति हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिया है 100 वाट, बी दिया है 75 वाट और सी दिया है 50 वाट और डी दिया है 25 वाट, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें से 25 वाट, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है दिष्ट धारा, बी है प्रत्यावर्ती धारा, सी है ए और बी दोनों यानी कि दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दिष्ट धारा, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा था आज का 80 प्रश्न जो कि कंप्लीट हो चुका है। और आपने कितने प्रश्न को टच किया है और कितने प्रश्न आपके सही हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।